ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर प्रकाश विद्युत प्रभाव का सेकंड वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। थोड़ा सा इसको रिवाइज करा लेता हूँ, उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। देखिए, सबसे पहले आपको ये इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब धातु की पट्टी का, ये कोई धातु का टुकड़ा है, मेटल का धातु का टुकड़ा, धातु का इसलिए लिया जाता है क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां से कोई सोर्स है, स्रोत, इस स्रोत से प्रकाश आ रहा है, यह है आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश, इसकी एनर्जी है E = h न्यू। ये h है प्लांक कांस्टेंट और न्यू है यहाँ पर आने वाले प्रकाश की आवृत्ति। तो अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन को ये आपतित प्रकाश एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर है उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। तो जैसे इसके अंदर ऊर्जा आएगी तो पहला इसका कार्य रहेगा, ये सतह तक आएगा और सतह से ये बाहर उत्सर्जित हो जाएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। और इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन से ही ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये परिपथ बंद हो, आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर परिपथ बंद हो तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी उसे कहा जाएगा प्रकाशीय धारा। प्रकाशीय धारा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई मेटल का टुकड़ा है और यहां से प्रकाश आया, आपतित प्रकाश, इसके अंदर एनर्जी होगी। इस मेटल के टुकड़े पर तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसकी सतह से टकराएगा, अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो सतह तक आएगा और सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। अगर ये परिपथ बंद होगा तो क्या होगा बेटा, इसमें एक धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को यहाँ पर प्रकाश धारा या प्रकाशीय धारा कहा जाएगा। तो आपको इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। जब धातु की सतह पर, यही मैंने दिखाया गया था, अभी लिखूंगा नहीं, केवल समझा रहा हूं। जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक भले ही हो लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह बात क्लियर है बेटा। अगर ये परिपथ बंद हो तो इसमें धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रकाशीय धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को, इस पूरा जो यहाँ पर ये हुआ है एक्सीडेंटल, इसको कहा जाएगा प्रकाश विद्युत धारा। ये मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी से आगे की जितना भी आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में वो सब यहाँ से ही रिलेटेड है। ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको कुछ डेफिनेशन भी दिखाई थी, आपको कल एक डेफिनेशन दिखाई थी, उसको दोबारा मैं बता देता हूँ। उसी से रिलेटेड दूसरी डेफिनेशन है, फिर प्रायोगिक अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन थी वो थी दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति किसे कहा जाता था, वह न्यूनतम आवृत्ति। ये आप ये ध्यान रखना बस, केवल वह न्यूनतम आवृत्ति। अगर आप यहाँ पे लिखते हो इससे अधिक, तो देखिए कैसे आपकी डेफिनेशन बनेगी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती हो, या वह न्यूनतम आवृत्ति, ज्यादा डेफिनेशन सही ये वाली है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, उसे कहा जाता है दहली आवृत्ति। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक स्केल बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0 से लेकर 100 हर्ट्ज ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो इसमें डिफरेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, इस तरह से यहाँ पर कभी ये 60 हो जाएगा, 70, 80, ये हो गया 80, 90, 100, इस तरह से ये डिफरेंट वैल्यू है। मान लीजिए कि कहीं बीच में
सपोज दैट कि 47 हर्ट्ज ये दहली आवृत्ति का मान है, ये दहली आवृत्ति है आपकी। तो इससे क्या हुआ कि 47 से ज्यादा भले ही हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और अगर इससे कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। पर इसका अगर आप इसका लॉजिकली देखो तो इसमें यह है कि जो धातु का टुकड़ा है इसमें इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकल सकता है, नहीं तो क्या होगा बेटा, ये अंदर ही रह जाएगा। यानी ये जो आने वाली जो एनर्जी है E = h म्यू, वो इतनी तो होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को जो अंदर है उसको पहले सतह तक लेकर आए और फिर बाहर निकाले। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ से सतह तक लाने के लिए कम से कम 20 जूल एनर्जी चाहिए। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मान लीजिए धातु के टुकड़े के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे सतह तक लाने के लिए 20 जूल की एनर्जी चाहिए। भाई कमरे से अगर आपको बाहर निकालना होगा किसी को तो कम से कम गेट तक तो लाना होगा, और फिर गेट पे लाके फिर धक्का दोगे आप, तब जाके वो बाहर निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक यानी गेट तक लाने के लिए आपको 20 जूल एनर्जी चाहिए। अब अगर आप यहां पर एकदम 20 जूल की ही एनर्जी यहां दोगे तो ये इसको एनर्जी दी, इसने ये ग्रहण करी और ये 20 जूल लेके केवल सतह तक आया। ठीक है बेटा। अब अगर आपने 21 जूल की एनर्जी दी तो होगा क्या, 21 जूल में से 20 जूल तो यहां तक लाने में खर्च हो जाएगा और बाकी का 1 जूल बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। अगर आपने 22 जूल दी तो 20 यहां तक और यहां बचेगा 2 जूल। अगर आपने 23 जूल दी तो यहां बचेगा 3 जूल। तो यहां पर देखो क्या होगा, एक निश्चित आवृत्ति या उससे ज्यादा दोगे तो हो जाएगा, लेकिन सपोज दैट आपने 19 जूल एनर्जी दी तो होगा क्या बच्चों, अच्छे से समझिए। यहां से यहां तक लाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है 20 जूल, लेकिन आपके पास है 19 जूल। तो ये से 19 जूल लिया और ये यहां से चलना स्टार्ट किया और अंदर ही कहीं फंस जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। आप ऐसे समझना कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना यहाँ बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन बाहर, इसका मतलब है यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा यानी आवेश प्रवाहित होगा, तभी यहाँ पर धारा बनेगी। और ये घटना तभी होती है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, धारा प्रवाहित हो। ठीक, अब हम इसका पढ़ेंगे प्रायोगिक अध्ययन। तो आज का टॉपिक, इसमें एक चीज और बता देता हूँ, दहली तरंगदैर्घ्य भी पूछा जाता है, वो भी देख लीजिए। दहली तरंगदैर्घ्य, दहली तरंगदैर्घ्य, दहली तरंगदैर्घ्य। देखो बेटा पहली बात तो इसको लैम्डा नॉट से लिखा जाता है और दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखा जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई न्यू। अगर आप यहाँ पर लैम्डा नॉट लिखोगे तो सी बाई न्यू नॉट। ये क्या चीज है, ये दहली आवृत्ति है। अगर आपको किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति पता है तो आप उस धातु के लिए दहली यानी आने वाले प्रकाश की दहली तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप दहली आवृत्ति की परिभाषा क्या लिखते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति। अभी बताएंगे बेटा, जैसे मान लीजिए 47 हर्ट्ज पे होगा तो भले ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर कम होगा तो नहीं होगा। आप ऐसे ध्यान रखिएगा। तो यह वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसके लिए आ रहा है न्यूनतम, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अधिकतम। यानी वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, समझना बात को, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे ज्यादा की तरंगदैर्घ्य अगर आपने आपतित कर दी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे की अगर आपने तरंगदैर्घ्य अगर आपने आपतित करी तो होगा, और ऊपर अगर आप चले गए तो नहीं होगा। इसका इनवर्स है, क्योंकि देखो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू नॉट है। अगर इसके लिए मिनिमम आएगा तो इसके लिए क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। दहली आवृत्ति की परिभाषा होती है वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। तो इसके लिए हो जाएगा वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे अधिक तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। परिभाषा हो गई आपकी,
दहली तरंग दैर्ध्य, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक मान पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिससे अधिक मान का मतलब है तरंग दैर्ध्य की वैल्यू से, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक मान पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती, दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे कम मान पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न होती है, दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा, दोनों डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। ठीक है, जहां न्यू नॉट इज इक्वल टू दहली आवृत्ति, मात्रक है बेटा इसका हर्ट्ज में, और इसका मात्रक मीटर में या एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। अगर 10 की पावर -10 होगा तो ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तो अब जो टॉपिक है, वैसे वो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और हाँ, अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हर बार मैं इसको पढ़ाता हूँ और आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज एग्जाम में नहीं आती वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए आपको उसको छोड़ना नहीं है। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा ये मैं श्योर हूँ, लेकिन आप इसको तब भी पढ़िए क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है। तो हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। अब देखिए, एक बात तो यही से यहाँ पर समझ में आ गई कि हम पढ़ रहे हैं प्रायोगिक अध्ययन। सिंपल सी बात है, प्रायोगिक अध्ययन के लिए प्रयोगशाला में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि नाम ही ये प्रायोगिक, फिजिकल है ये, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ये है, आपको इसका समझना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल तो कैसे समझाऊं, तो कोशिश करूंगा आपको चीजें पूरी समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए बेटा, डायग्राम का ऐसा है कि आप चाहें तो खुद भी बना लीजिएगा और इस डायग्राम को साथ में रखिएगा। तब मैं जब इसकी थ्योरेटिकल बात लिखाऊंगा तब मैं, क्योंकि मेरे माइंड में तो है ये पूरा डायग्राम, लेकिन आप इसको अपने पास में रखिएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये है एक ट्यूब, और इस ट्यूब में ये छोटी सी खिड़की है। ठीक, इस ट्यूब में 2 प्लेटें लगी हुई है। डायग्राम को थोड़ा सा मैं अलग अलग डिफरेंट कलर से बनाऊंगा। यहां पर 2 तार के द्वारा ये है बेटा पॉइंट्स। ये पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर हम इसको जोड़ सकते हैं आगे के सर्किट से। ठीक है, अभी पूरा डायग्राम जब हो जाए कंप्लीट तब आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने बताया आपको, आप चाहे इसको अपने पास बना के एक रफ पेज में और अपने पास में रखिएगा। जब मैं इसकी थ्योरेटिकल बात लिखाऊंगा तो आपको समझना है। यहां से ये वोल्ट मीटर कनेक्ट है। ठीक, आगे क्या है, ये एक रियोस्टेट लगा हुआ है। ये रियोस्टेट के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में।
और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट है, ये बैटरी है बच्चों। ठीक, देखिए यहाँ पर धारा का मापन के लिए एक माइक्रो अमीटर कनेक्ट कर रखा है। अब मैं हर एक चीज के बारे में लिख रहा हूं। ये है माइक्रो अमीटर, ये धारा के मापन के लिए वोल्टमीटर है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये है ध्रुव, ध्रुव का मतलब है पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक, ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक, कुंजी एक तरह की, ये लेबोरेटरी में खूब मिलती है और आपको बताया भी जाएगा, जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब बता देंगे आपको। ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक, इसमें ऐसा है कि इसको यहाँ से खोल के यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी कैसे कनेक्ट कर रखा है, इसको इसको आपस में कनेक्ट कर रखा है, इसको इसको आपस में कनेक्ट कर रखा है, इन दोनों को और इन दोनों को। तो बेटा क्या होगा, ये वाला तार इससे कनेक्ट है और ये वाला तार इससे कनेक्ट है। लेकिन अगर खोल के इसको वापिस देखिए, इस तरह से है, ये अभी इस तरह से और इस तरह से कनेक्ट है, लेकिन अगर इसको खोल दिया जाए तो ये इससे कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट भी हो जाएगा। तो ये है दिशा ध्रुव दिक् परिवर्तक। आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज है। मैं अलग अलग पेन का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप भी जब कॉपी में बनाए तो अलग अलग पेन से बना लीजिएगा। प्रकाश संवेदी पट्टिका, प्रकाश संवेदी पट्टिका, इसका एक और नाम है उत्सर्जक पट्टिका। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा, प्रकाश संवेदी यानी ये प्रकाश से संवेदना रखती है, यानी प्रकाश को आने देती है, इसके संवेदनशील है ये प्रकाश के प्रति। तो यहाँ पर प्रकाश आएगा और देखिए एक और नाम है इसका उत्सर्जक पट्टिका, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ उत्सर्जक होगा, यानी बाहर निकलेगा। और कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्लियर, इसका नाम है संग्राहक पट्टिका, संग्राहक पट्टिका। संग्राहक, देखिए संग्राहक का मतलब होता है कलेक्टर, ठीक है ना, कलेक्ट करना, यानी यहां से उत्सर्जक होगा निकलेगा और यहां संग्रहित होगा यहां पहुंचेगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह से है तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। लेकिन ये हो कैसे रहा है, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ मैंने बताया नहीं, तो यहाँ आपको देखना होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। अब देखिए ये है बेटा यहाँ कहीं दूर, ठीक है, ये है स्रोत, काय का स्रोत, प्रकाश का स्रोत है, या तो कोई बल्ब जल रहा होगा, ठीक है, या सूर्य होगा, या कुछ ऐसे यहाँ पर जला हुआ है जहां से प्रकाश आया, ये प्रकाश आया आया इस तरह से प्रकाश आ रहा है। इन भाई साहब का नाम है गवाक्ष, एक नया वर्ड मिला हुआ है गवाक्ष, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं लिख दूंगा विंडो यानी खिड़की। इस खिड़की में से प्रकाश आया, आप समझिए पूरे डायग्राम को, इस खिड़की में से प्रकाश आया, प्रकाश कहां से आ रहा है, इस स्रोत से आ रहा है प्रकाश। पूरी बात लिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाए। डायग्राम कंप्लीट हो गया, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, फिर जब मैं थ्योरेटिकल लिखाऊंगा एक एक लाइन का आपको समझ में आता चला जाएगा। देखिए बच्चों, प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ से प्रवेश करा गवाक्ष में से, जिसे विंडो भी कहते हैं। यह है उत्सर्जक पट्टिका, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है बेटा, इस दिशा में गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर आए और इसमें संग्रहित हो गए, यहाँ पर पहुंच गए। क्लियर, यानी इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है प्रकाश संवेदी पट्टिका, उत्सर्जक पट्टिका। इसे सी से डिनोट कर लीजिए और इसे ए से डिनोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आगे थ्योरेटिकल में इसको सी कहूंगा, सी का मतलब होगा प्रकाश संवेदी पट्टिका, आदत से ध्यान रखिएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, कैथोड भी बोल सकते हैं। ए संग्राहक पट्टिका, यहाँ इसको एनोड बोलेंगे। क्लियर, देखिए दोबारा बताओ, स्रोत प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश आया गवाक्ष में से प्रवेश करा, यहाँ पे टकरा है, यहाँ पर एक्चुअली नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या होता है बेटा, ये ट्यूब बहुत छोटी होती है, तो सीधा प्रकाश आकर इस सी से टकराता है। सी से जैसे ही टकराया, देखिए क्या लिखाया गया था,
जब धातु की सतह से प्रकाश आपतित होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं। वही हो रहा है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब हम आगे की स्टडी कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये कहाँ पहुंच गया? संग्राहक में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, बच्चों समझिए, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला तो ये क्या होगा? अगर किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये धन विभव हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो ये ऋण विभव हो गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर को मापने के लिए ये वोल्टमीटर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन तारों में से भी बाहर निकलेगा, यहाँ पर से हवा में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इन तारों में प्रवाहित होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को मापन करने के लिए यहाँ पर हमने लगा रखा है माइक्रो अमीटर, जो इस धारा का मापन करेगी। ठीक है, और एक और बात, ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है इसे क्या कहा जाता है वो भी लिख लीजिए। इसे कहा जाता है निर्वातित। निर्वातित का मतलब हो गया वैक्यूम, यानी अंदर कोई हवा नहीं है। अगर अंदर हवा होती, हवा के कण होते, एयर के बबल्स होते हैं, कण होते, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है वो एयर से टक्कर करके उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, निर्वात बना दिया जाता है। जैसे कहा जाता है निर्वातित कांच की पट्टिका। ये आपको ध्यान रखना होगा बेटा। ठीक है, तो अब मैं इसको आप डायग्राम को पूरा बना लीजिएगा। इसकी थ्योरेटिकल बात थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, बाकी कल मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। आज इसके कुछ मैं बातें लिख देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा उपरोक्त चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक, आपको नोट्स में पूरी बातें लिखनी है, कुछ छोड़ना नहीं है नोट्स में तो हर चीज लिखनी है। उपरोक्त चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन को दर्शाया गया है। इस चक्कर में मतलब ना कि 70%, 30% या 40% कम हो गया, पढ़ना सब कुछ है। अगर पूरा फिजिक्स आपको अच्छे से समझना है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाना है तो चीजें सारी पढ़िए। सरकार ने भी ये नहीं कहा है कि आप पढ़ाइए मत, पढ़ाओ पूरा, भले ही एग्जाम में कम आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाना पूरा ही है आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता इनमें साइंस के सब्जेक्ट में कि आपको कम पढ़ा दिया जाए, कम नहीं पढ़ाएंगे पूरा ही। ठीक है, लेकिन हाँ, जो लगता है कि ये आगे भी काम नहीं आएगा और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, तो वो चीजें छोड़ दी जाएगी, उनको नहीं लिखना है। लेकिन बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये चैप्टर आपके आगे के सब चैप्टरों में काम आएगा। तो सपोज कीजिए इसमें से कोई टॉपिक हट जाता है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके आगे भी काम आएगा। तो ये सब चीजें तो हमें पता है, इसलिए ये सब चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप तो जैसा जैसा हम कहते जाएं वैसा वैसा पढ़ते जाइए। ठीक है ना, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा बोर्ड के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैं राइट लगा दूंगा। अगर कोई चीज आपने लिख भी ली है लेकिन अगर वो बोर्ड में नहीं आएगी तो उसको मना कर दिया जाएगा, उसको नहीं पढ़ना होगा। लेकिन अभी चूंकि चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो इसलिए हर चीज पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर उपरोक्त चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन को दर्शाया, प्रायोगिक अध्ययन में उपयोग, प्रायोगिक अध्ययन में उपयोग में लाई गई व्यवस्था को दर्शाया गया है। अब इसमें मैं पूरी कहानी दिखाऊंगा। इसमें एक निर्वातित कांच की पट्टिका है, उस कांच की पट्टिका में एक संग्राहक प्लेट है, एक उत्सर्जक प्लेट है। संग्राहक प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है, किस पे, हाँ, उत्सर्जक पट्टिका पर प्रकाश आपतित होता है और वो संग्राहक पट्टिका तक पहुंचता है। तो सी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ए तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इन दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हुआ प्लेटों के बीच में, जिसे मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया। धारा के मापन के लिए माइक्रोमीटर लगा रखा है। दिशा दिक् परिवर्तक द्वारा ध्रुवों की पोलैरिटी को चेंज किया जाएगा। यह तो सारी कहानी में दिखाऊंगा, लेकिन आप अपना डायग्राम एक पेज में बना लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में पूरा थ्योरेटिकल बातें दिखाऊंगा और इसके बाद जब आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी, एक तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर और ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद ये स्मूथली चैप्टर चलेगा। छोटा सा ही चैप्टर है, 3 नंबर आपके पूरे कंठस्थ हो जाएंगे और आगे के भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 16।
बट आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।